हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों? एम आई ऑडिबल? एक बार चैट में बताओगे? भैया दिख नहीं रहे। दिखूंगा तो तब जब स्क्रीन पे आऊंगा। स्क्रीन पे आने तो दो। बताओ भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस 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 यस। ओके जी। हेलो दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? क्या सब बढ़िया है? क्या सब एकदम मस्त है, मजे में है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को? यस। वॉइस एकदम क्लियर आ रही है क्या बेटा? वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? वॉइस में बच्चे बोल रहे हैं, वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं है? बोल दो भाई, वॉइस क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नया चैप्टर, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली। ग्रेविटेशन, यस, ग्रेविटेशन, बिल्कुल। आज इतनी जल्दी कैसे स्टार्ट कर दिया? वाह बेटा, वाह। अगर मैं लेट स्टार्ट करूं तो भैया क्लास लेट होगी, लेट होगी, लेट होगी, जल्दी करो तो जाइए यार। मैं क्या करूं यार, मेरे लिए थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोचो यार। नॉट फाइन। क्या हुआ? टी शर्ट मिल गई, बच्चे लिख रहे हैं आज टी शर्ट मिल गई भैया आपको। हाँ, टी शर्ट मिल गई आज मेरे को। देख रहे हो? देख रहे हो? टी शर्ट मिल गई है आज मेरे को, ठीक है। कम बैक हो गया मेरा। कम बैक हो गया, कम बैक, टी शर्ट मिल गई, कम बैक हो गया। चले भाई, स्टार्ट करें इस चैप्टर को। स्टार्ट करें इस चैप्टर को। बताओ, स्टार्ट करें? यस यस। क्या वॉइस ठीक तो है भाई? और क्या वॉइस चाहिए तुमको? भाई इससे ज्यादा क्या करोगे? अरे मोबाइल में एक बटन होता है जिससे वॉल्यूम बढ़ती है, उसको दबा। देख जादू, देख जादू, जादू देख। बताओ, सब बढ़िया है? यस, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। भैया ग्रेविटेशन तो मुश्किल लग रहा था, पर यहां पर जवाब आता है। डर मत, प्रशांत भैया का लेक्चर देख लेते हैं, सब सॉर्टेड है, सब समझ आ जाएगा। पीके भैया पढ़ाएंगे तो सब समझ आएगा, मजा आएगा, और दिमाग के अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। अच्छा, ओके। बच्चे पूछ रहे हैं अभी कि भैया वो आपने एक स्क्रीनशॉट डाला था ब्रॉडकास्ट के अंदर, वो क्या था? अच्छा अच्छा। अच्छा, तुम में से बच्चों ने शायद वो स्क्रीनशॉट देख भी लिया होगा। मैं उसके बारे में वैसे क्लास में कुछ बोल बातचीत नहीं करना चाह रहा था, बट बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होता, कभी कभार आपको लगता है कि यार ये दुनिया जहान कितना बेकार है ना? ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताता हूँ अभी हुआ क्या, कि कल और आज ना 2 दिन से बहुत सारे अलग अलग अकाउंट से ना मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर धमकियां आ रही थी। मतलब धमकियां इन द सेंस क्या आ रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे आ रहा था कि अगर आपने हमें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो हम एआई की मदद से आपकी कुछ फेक चैट्स बनाएंगे। फेक चैट्स होती है ना, इंस्टाग्राम वाली चैट्स, फेक फोटोज बनाएंगे और उनको ना मीम पेजेस पे वायरल करा देंगे। मुझे लिख रहे थे, और लिख रहे थे कि बहुत सारे हम लोगों के साथ ये कर भी चुके हैं। तो मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से बात करी और उनकी बात सही भी है, और इन्फ्लुएंसर्स ने, पता है, मतलब जो तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखते हो, उन लोगों ने पैसे भी दिए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इन्फ्लुएंसर के लिए तो अपनी इमेज सबसे बड़ी है ना। तो लोगों ने, सबसे शर्म की बात यह है कि इस चीज के लिए पैसे भी दिए हैं। मेरे पास वो मैसेज आया, मैंने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दिया। क्योंकि पहली बात तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं नहीं। सबसे बड़ी गलती तो वहीं पर ही हो गई कि भैया मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, ठीक है। मैं एक टीचर हूं। मेरी इमेज मेरे पढ़ाने पे डिपेंड करती है। यहां खड़े होके जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं क्लासेस लेता हूं डेली की 2-2, मेरे लिए वो काम है। मेरे लिए सोशल मीडिया काम है ही नहीं। लोगों को लगता है इमेज इमेज, मेरे लिए इमेज है ही नहीं यार। मैं टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूं।
और वही चीज मेरे लिए मोटिवेशन है, वही चीज मेरे लिए एनर्जी है ना। तो गलती उनसे ही हो गई कि मुझे कर दिया, है ना। तो मैंने तो वो स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। अब वैसी बात है, मैं क्यों पैसे दूंगा भाई। उसके अलावा वो सारे स्क्रीनशॉट उनको अपनी जो हमारी लीगल टीम है उसको भी पहुंचा दिया है मैंने, ठीक है। क्योंकि देखो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, लाइक उनके लिए तो शायद वही करियर होता है, वो वहीं से पैसा कमाते हैं यार, उनके लिए पैसे कमाने की वो सोर्स होती है। और कोई अगर बेचारा कोई जिस छोटा इन्फ्लुएंसर बोल लो तो ना, ऑब्वियस ही बात है उसके लिए इमेज बहुत बड़ी होगी और उसके पास शायद लीगल केसेस लड़ने के पैसे नहीं होंगे, बट हमारे पास तो पूरी लीगल टीम है, ठीक है। तो इस बार उनसे गलती हो गई कि उन्होंने गलत इंसान को बोल दिया। तो भाई अब थोड़ा सा दिक्कत की बात है, बट कोई नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मेरे पास मैसेज आ रहे थे। तो अगर ऐसा इन सच फ्यूचर में ऐसा कोई लोग करता भी है तो ऑब्वियस ही बात है, आजकल एआई है, बहुत चीजें चलती हैं। डोंट बिलीव इन ऑल दीज नॉनसेंस। अपना काम करो, काम के प्रति फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ना इधर उधर की चलती रहती हैं, आप अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि ये जिंदगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो तुम्हें बाहर से दिखती है ना, उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि ये कोई नया नहीं है। ऐसी पहली बार नहीं है कि धमकी आई हो, बहुत बार धमकी आई हैं, अलग अलग चीजों पे धमकी आई हैं। इस बार कोई नई प्रकार की धमकी आई है, बहुत अलग अलग चीजों पे धमकी आती रहती है और हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ होता है, मैं अकेला नहीं हूं, ठीक है। सबके साथ ये हो रहा है आज के समय पर, है ना। ये जो मीम पेजेस वाले होते हैं ये सब करते हैं। तो ये एक डार्क रियलिटी है, मैंने सोचा तुम्हें एक बार मैं बता दूं, क्योंकि ऐसी चीजें चलती हैं। आप क्या होता है ना, आप बहुत छोटे हो और आप जो देखते हो आप वो बिलीव कर लेते हो, बट वो सही नहीं है, सही नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। इसी वजह से मैंने वो पोस्ट वहां पर डाल दिया था। ग्रुप जो था इंस्टाग्राम का, उस ग्रुप पर डाल दिया है ना। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो भाई, बहुत अच्छी बात है, मत आना। मैं कहता हूं मत आना। सबसे बेकार प्लेटफॉर्म अगर मैं कहूंगा ना, वो इंस्टाग्राम है ना। और आप तो, मैं इंस्टाग्राम चलाना भी मैंने बहुत कम कर दिया है। वो जो तुम स्टोरीज वगैरह अगर कोई पोस्ट भी देखोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं नहीं डालता, अब तो मेरी टीम डालती है। मैंने तो ऑलमोस्ट चलाना बंद कर दिया है। मेरे फोन में भी ऐप नहीं है, मैंने छोड़ दिया है भाई, ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। क्योंकि नहीं है यार, अपना काम ये है, अपन को ये काम में मजा आता है। तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम्हें उसमें मजा आना चाहिए, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। चलो आते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ग्रेविटेशन को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को। फ्लेक्स। क्या फ्लेक्स, क्या फ्लेक्स, इसमें क्या फ्लेक्स करने की बात ही नहीं है, कोई फ्लेक्स करने की, इसमें कोई फ्लेक्स करने की बात ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है ना। तुम्हें लगता है कि मतलब बाकी लोगों के साथ कोई इंसान करेगा तो शायद वो पैसा दे भी देगा। मैं बहुत बेकार इंसान हूं बेटा पैसे के मामले में। मैं किसी का पैसा लेता नहीं हूं, मैं किसी का लेता नहीं हूं पैसा। मेरे को, मैं आई मतलब मैं डोनेट कर देता हूं पैसे, बट मैं किसी का पैसा लेता नहीं हूं, है ना। मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं, उससे ऊपर का ना एक पैसा भी बर्दाश्त नहीं होता, रियलिटी है ना। पर अगर कोई मुझसे इस तरीके से पैसे लेगा तो मैं देता भी नहीं हूं। तो फिर मैं देता भी नहीं हूं, तो मैं गलत इंसान तो हूं इस पेज में। चलो आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो देखो, तुमने कभी क्या सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई थिंग्स फॉल डाउन। अरे भैया ये देखो, गिर गया, गिर गया, गिर गया, क्यों ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों गिरता है। क्या कभी तुमने सोचा है, क्या कभी तुमने सोचा है, बताओ। क्या कभी तुमने सोचा है कि हर चीज ऐसे नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। व्हाट इज द रीजन, क्या लगता है दोस्तों। हाँ ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन है, नाम तो सबने सुना है ग्रेविटेशन का, बट ये ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, कोई बता सकता है। न्यूटन बाबा जी। न्यूटन बाबा जी। वैसे कहानी है, रियलिटी में कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है किसी को नहीं पता। कहानी में क्या है, कहानी के अंदर न्यूटन बाबा जी एक पेड़ के नीचे सो रहे थे ऐसे आराम से, और एक सेब का पेड़ था, और सेब उनके सर पे गिरता है टंग करके, और वो भैया कहते हैं सेब सर पे गिरा, तो आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। वो उन्होंने ये सोचा। अब इमेजिन करो अगर उस दिन सेब की जगह ये मिल्टन की बोतल न्यूटन बाबा जी के सर पे गिर जाए। तो क्या होता, तो क्या होता बेटा, तो क्या होता।
भैया वही होता जो मंजूर खुदा होता। तो क्या होता बेटा बताओ। तो ये चैप्टर आज हम नहीं पढ़ रहे होते है ना। तो ऐसी कहानी है कि सेब उनके सर पे गिरा तो उन्हें ऐसा लगा कि यार कोई चीज है जो कि उस सेब को नीचे खींच रही है, और उसी फोर्स को उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अच्छा अब देखो बेसिकली ना फंडामेंटल फोर्सेस यानी हमारे यूनिवर्स के अंदर 4 प्रकार की फोर्सेस होती हैं, 4 यूनिवर्सल और फंडामेंटल फोर्सेस। पहली है ग्रेविटेशन जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके अलावा और भी फोर्सेस होती हैं जो कि तुम बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ रहे होते हो, जैसे 10th 11th 12th के अंदर। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बड़ी क्लास में पढ़ोगे। एक होती है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स यानी एटम्स के बीच में नहीं लगती, एटम्स के बीच में नहीं लगती। तुमने पढ़ा हो अगर, अच्छा अभी तक तुमने पढ़ा नहीं ना, 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा ना तुमने केमिस्ट्री का। हाँ पढ़ोगे कि एटम के बीच में एक फोर्स लगती है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स भी 2 टाइप की, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो ये बेसिकली 4 प्रकार की फोर्सेस होती हैं बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। आज हम एक ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, एक ही पढ़ेंगे जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। डन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, तो इन 1666 क्या है 1666, बहुत बढ़िया है ना। तो यानी 16 सेंचुरी के अंदर न्यूटन ने क्या बोला, व्हाई डज इट फॉल्स डायरेक्टली डाउनवर्ड, सेब नीचे क्यों गिरा। फिर उन्होंने एक थ्योरी बताई कि ही रियलाइज दैट सम फोर्सेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। यानी उसने ये सोचा कि चलो मैं मान लेता हूं कि सेब नीचे गिर रहा है तो एक फोर्स है जो कि उसे नीचे खींच रही है, पर फिर उसने सोचा कि यार जो प्लैनेट है वो सूरज के अराउंड चक्कर लगा रहा है, याद है ना। मान लो ये प्लैनेट है ना, और वो क्या, ये सूरज है, प्लैनेट्स उसके अराउंड ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट्स घूमते हैं ना, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यानी न्यूटन बाबा जी ने बोला कि एक फोर्स है जिसको उन्होंने बोला क्या, ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है। पता है, जैसे ही न्यूटन बाबा ने बोला, न्यूटन बाबा ने डिस्कवरी करी, तो न्यूटन बाबा ने बोला कभी कभी लगता है अपुनिच्ची भगवान है न्यूटन बाबा ने कहा भैया अपन को भगवान जैसा फील आ रहा है, भगवान जैसा अपन को फील आ रहा है ठीक है। अब सवाल ये, लोगों को ये लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नीचे खींचने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल बोलते हैं। तुम्हें भी शायद यही लगता होगा आज तक, बट तुम गलत हो। दो बॉडीज के बीच की कोई भी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। यानी इमेजिन करते हैं ये है एक छोटी सी बॉल और ये है एक बड़ी बॉल, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको भी हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी दो मासेस के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन, जैसे तुम भी अपनी क्रश की तरह अट्रैक्ट हो गए थे, है ना, वैसे ही अट्रैक्शन वाली जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल वाली बात, ठीक है। तो यानी ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यानी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बात क्लियर है। E इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर क्या होता है, वो बेटा अलग है, वो आइंस्टीन थ्योरी है। अच्छा मैंने एक वीडियो शूट करी है, वो मेन चैनल पे आएगी, पता है तुम्हें। उसके अंदर ना अगर तुम साइंस से तुम्हें प्यार है तो ना उसमें एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि कैन यू ट्रेवल फ्यूचर एंड पास्ट। वो अभी आने वाली है कुछ दिनों में। कैन यू ट्रेवल फ्यूचर एंड पास्ट, यानी तुम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन करा है, ये E इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर है ना, इसी फॉर्मूले की मदद से। क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे, विद एग्जांपल। वो वीडियो आएगी तो तुम देखना, मतलब जो साइंस वाले हैं ना उनको बड़ा मजा आता है, मुझे क्योंकि बहुत मजा आता है, तो तुम्हें भी आएगा ठीक है ग्रेविटेशन समझ आया, आगे देखना। अब एक तुम्हारे मन में एक सवाल लग रहा होगा, एक सवाल ही आया होगा तुम्हारे मन में कि भैया मान लो पृथ्वी है, इतना बड़ा अर्थ है, छोटी सी बॉल है, ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने कहा हाँ। तो भैया ऐसा क्यों होता है कि बॉल तो नीचे आती है बट पृथ्वी तो ऊपर नहीं आती। अरे अट्रैक्शन क्या होता है, दोनों पास आएंगे, अट्रैक्शन तो यही होता है, दोनों पे बराबर फोर्स लग रही है। तो भैया पृथ्वी तो ऊपर नहीं आती,
बॉल जो है वो तो पृथ्वी की तरफ आती है, बट पृथ्वी तो ऊपर ही नहीं आती। तो ये तो एक तरफा प्यार हो गया ना, जैसे कि हमारा और उसका है ना, पर्सनल हो गया, मतलब एक तरफा प्यार हो गया ना भैया यार, ये तो चीटिंग है। मैंने कहा नहीं, ये दो तरफा प्यार ही है बेटा, यहां पर दोनों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट दिक्कत क्या है, ये जो पृथ्वी है ना, अर्थ, इसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इतने बड़े मास को मूव हम नहीं करा सकते, जबकि बॉल छोटी सी है तो बॉल इजीली मूव कर जाती है। फोर्स दोनों में बराबर ही लग रही है, फोर्स दोनों में बराबर ही लग रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मास, ठीक है। वेदर इट्स एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री और अ मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दोनों का रीजन क्या है? रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है यानी जो मून भी घूम रहा है ना पृथ्वी के चारों तरफ, चांद, हाँ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है। समझाता हूं कैसे, देखना बेटा, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक चांद घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि यार देखो, पृथ्वी जो है वो चांद को अट्रैक्ट करती है। चांद को क्या करती है बेटा? अट्रैक्ट करती है। करती है नहीं करती? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम पूछोगे भैया पृथ्वी क्यों नहीं आगे जाता? पृथ्वी इसलिए आगे नहीं जाता, अपना अर्थ आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और चांद का मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए अर्थ मूव नहीं करता, बट चांद अर्थ के अराउंड क्या करता रहता है? रोटेशन काटता रहता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। समझ आया? समझ आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हमें समझ आया? क्या हमें समझ आया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, इसैक न्यूटन, न्यूटन बाबा जी ने क्या बोला? न्यूटन बाबा की जय हो। न्यूटन बाबा जी ने बोला कि यार पता है एक ना यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का। मैंने पूछा क्या है बाबा जी, हमें भी बता दो, हम बच्चों को बता देंगे। तो उन्होंने बोला देखो, पहला तो उन्होंने दो स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला देखना, न्यूटन स्टेटेड, और ये पता है स्टेटमेंट ना वर्ड टू वर्ड याद रखना क्योंकि एग्जाम्स के अंदर स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम लिखनी होती है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट फिक्स्ड लॉ है, इस लॉ को तुम बदल नहीं सकते, अपनी भाषा में नहीं लिख सकते। आया समझ में? ठीक है, देखो, न्यूटन स्टेटेड दैट every object in a universe attract every other object with a force that is, यानी फोर्स के बारे में बता रहा है, वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है that is directly proportional to the product of their masses, यानी दोनों के मासेस के, मान लो दो बॉडीज हैं, एक है m1 और एक है m2, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है जो कि है r। ठीक है, तो सबसे पहला तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। क्या समझ में आया? पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली यानी उल्टा, यानी क्या बोल रहा है कि यही जो फोर्स होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? r, तो 1/r²। यानी फोर्स का जो फाइनली फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r²। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ, क्या चीज समझ में आई? बताओ, क्या इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कोई दिक्कत आई? अगर नहीं आई तो एक बार चैट में पीके लिख के दिखाना जरा। बहुत बढ़िया। यार बारिश के मौसम में क्या होता है, तुम्हें भी गले के अंदर वो होता है, ड्राइनेस महसूस होता है? बारिश के मौसम में क्या हो जाता है यार? हाँ, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब ये पूरी की पूरी वही डेरिवेशन है। डेरिवेशन पूछी जाती है पेपर के अंदर, डिराइव द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या करोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे डिराइव करोगे? सबसे पहले लिखोगे कि लेट, अब देखो हम यहां पर ना पूरी अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। कैसे? देखना बेटा, लेट हम दो बॉडीज लेंगे, एक का मास होगा m1, एक का मास होगा m2। ठीक है, उन दोनों बॉडीज के बीच का हम डिस्टेंस लेंगे जिसको मैं बोलूंगा r। क्या बोलूंगा? r, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू मासेस, यानी एक ये, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? r। ये है m1, ये है m2। ठीक है, लेट करना पड़ेगा बेटा, लेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेरिवेशन करनी है तो लेट करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो m1 m2 और r को मैंने लेट कर लिया। अब मैं क्या बोलूंगा?
फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मुझे दो चीजें पता है, क्या? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी m1 इंटू m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं? मैं फाइनली लिख सकता हूं क्या? मैं फाइनली यहां पर लिख सकता हूं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट अज्यूम करूंगा। तो मैं लिखूंगा, एक कांस्टेंट ले लूंगा g। क्या लूंगा बेटा? g। ये क्या है? g। हाँ, बहुत बढ़िया, m1 m2 बाय r स्क्वायर। यानी फाइनल जो फॉर्मूला बन के आएगा वो ये आएगा। यानी मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिया। ये क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? अगर तुम्हें पता हो, इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई इसकी वैल्यू बता सकता है? जी की वैल्यू, अगर किसी के स्कूल में पढ़ाई गई हो तो। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इसकी वेरिएबल, अरे नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे बदल सकता है? अरे मूर्खो, देख 9.8 लिख रहे हैं। वाह वाह बेटा वाह। एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और खुद को ऐसे ऐसे शाबाशी दो। ऐसे अपन ऐसे शाबाशी देते हैं ना सब ऐसे। तुम क्या करो, तुम ऐसे शाबाशी दो, ऐसे ऐसे करो, गरम करो गरम करो गरम करो गरम करो गरम, जस्ट थप्पड़। मूर्ख बालक, ये अलग है। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, यहीं पे ही तो तुम फंस गए। फंस गए, फंस गए। ये अलग होता है मूर्खो, दिस इज समथिंग एल्स। ये होता है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आज लिखवा रहा हूं और उसको याद कर लेना, याद कर लेना बेटा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, या फिर बहुत सारी किताबों में 6.7 भी लिखा जाता है। ठीक है, ये वैल्यू रट लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी, तुम्हें याद रहनी चाहिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। वो जो तुम 9.8 बोल रहे हो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अलग चीज है। तुम्हें शक्तिमान बनाऊंगा, मार मार के घूम जाओगे। क्या बनाऊंगा? शक्तिमान। हाँ भैया, मेरे को तो पढ़ाया नहीं स्कूल में, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। कर लो ब्लेम कर लो अब। वाह बेटा वाह। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए जी यूज करते हैं और एक कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं क्या करूंगा? मैं इस जी का यूनिट को डिराइव करूंगा। चलो अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट को डिराइव करते हैं। देखो एक बात मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या बना? क्या फाइनल फॉर्मूला सबको याद है? क्या फाइनल फॉर्मूला सबको याद है? यस और नो, यस और नो। ठीक है, अब मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या था फोर्स का यूनिट? न्यूटन। ठीक है जी। अब एक्स, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका यूनिट मुझे निकालना है। ठीक है, अच्छा मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है केजी। केजी होता है ना, तो केजी इंटू केजी कितना आ जाएगा? केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्या है? रेडियस मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां ले जाऊंगा। ठीक है, और मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, तो जो जी का यूनिट आएगा वो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। तो फाइनली जो यूनिट बन के आया बेटा किसका? किसका है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट ये बन के आया। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ऐसे भी लिखा जाता है। डन? क्या है बात समझ आई? बताओ। जी को क्यों? अरे यही तो मुझे, इसी का तो यूनिट निकालना है। मुझे क्या करना है? इसका यूनिट निकालना है।
यूनिट यानी जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट केजी होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। मुझे इस कांस्टेंट का यूनिट निकालना था, मुझे देखना था जो कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या होगा, तो मैंने यूनिट को डिराइव कर लिया जो कि ये आ गया। समझे? क्या बात समझे? वैल्यू क्या है वापस से बोलो एक बार, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर। आगे की वैल्यू तुम बताओगे माइनस में क्या है, क्योंकि बच्चे माइनस का आगे का भूलते हैं, तुम्हें याद रखनी है। ठीक है जी, तो क्या ये बात समझ में आई? ग्रेविटेशन क्या होता है? दो बॉडी में लगने वाली फोर्स। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने क्या बोला कि जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फाइनली हम फॉर्मूला बना लेते हैं F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब मैंने G की वैल्यू मुझे याद रखनी है और G का यूनिट मैंने यहां पर डिराइव करके आपको दिखा दिया। यहां तक की कहानी अगर पूरी समझ आई तो एक बार चैट में पी के लिखेंगे ताकि मुझे भी समझ आएगा कि तुम्हें समझ आ रहा है। चलिए देखो, अच्छा एक चीज समझना, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ को जस्टिफाई करता है। अगर तुम्हें याद हो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, हमने 3 लॉ पढ़े थे, तीसरा लॉ क्या था? थर्ड लॉ ये बोलता था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब तुम खुद देखो, अगर एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है ना। देखो भैया, ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, तो दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स फोर्स फोर्स, ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हेंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज म्यूचुअल एंड एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। यानी दोनों में लगे, ऐसा नहीं है कि भाई पृथ्वी सामने वाले पे फोर्स लगाएगा, नहीं, वो जो छोटी सी बॉल है ना, वो बॉल भी पृथ्वी पे फोर्स लगाएगी, है ना। तो यानी बराबर फोर्स लग रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ जस्टिफाई करता है किसको? न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ को आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना। एक कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। किस किस को पता है इस फोर्स के बारे में बताओ? सेंट्रीपेटल फोर्स किस किस को इसके बारे में पता है? कोई है यहां पर जो बता सके कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैं बताता हूं, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो कि ये सन है, ठीक है, ये क्या है? सूरज। इसके अराउंड पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो जब पृथ्वी बेटा घूम रही है ना, जब पृथ्वी घूम रही है ना, तो एक फोर्स होगी जो कि पृथ्वी को हमेशा अंदर की तरफ धकेलेगी, अंदर की तरफ धकेलेगी, यानी सेंटर की तरफ पुश करेगी, सेंटर की तरफ पुश करेगी, और उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? सेंटर, यानी अंदर की तरफ इस फोर्स को, एक ऐसी फोर्स जो कि अंदर की तरफ पुश करेगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक और एग्जांपल है, तुमने कभी एक पत्थर लिया है, उस पत्थर को ना एक रस्सी से बांधना, ठीक है, और उसको ऐसे से घुमाना, ऐसे से घुमाना, ऐसे। जब तुम ऐसे घुमाओगे ना तो एक सर्कल में घूमेगा। क्यों घूम रहा है सर्कल में? क्योंकि एक फोर्स है जो कि उसको सेंटर की तरफ धकेल रही है, एक फोर्स है जो कि उसको सेंटर की तरफ धकेल रही है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स। अच्छा, जब हम किसी स्टोन को ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो वो फोर्स लग कहां पर रही है? फोर्स कहां लग रही है? फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है। देखो फोर्स तो ऐसे लग रही है, तुम किसी को भी घुमाओगे तो तुम कैसे घुमाओगे? फोर्स तो बाहर की तरफ लगाएंगे हम, फोर्स हमेशा बाहर लगती है। इसलिए बार बार सवाल पूछा जाता है, मैं सवाल दिखाऊंगा कि हम किसी भी चीज को घुमा रहे हैं तो हम फोर्स तो बाहर लगाते हैं, बट फिर भी वो चीज सर्कल में क्यों घूमती है? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि फोर्स बाहर लग रही है, लेकिन एक दूसरी फोर्स है जो कि अंदर की तरफ खींचती है, और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी चीज राउंड 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 घूमती रहती है, ठीक है। यानी कोई भी राउंड घूमने वाली चीज की फोर्स तो बाहर लगती है, बट एक फोर्स है जो कि अंदर की तरफ उसे धकेलती है, जिस वजह से वो सेंटर पाथ के अंदर, यानी राउंड पाथ के अंदर घूमता रहता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। When an object moves in a circular path, a force act on it is known as centripetal force.
द सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी। अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो, ये अर्थ है, अर्थ की वेलोसिटी तो देखो बाहर की तरफ है, अर्थ की वेलोसिटी बाहर है, पर सेंट्रीपिटल अंदर है, अंदर है। हाँ, बड़ी क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो बाहर की तरफ वाली फोर्स होती है ना, ये जो तुम फोर्स देख पा रहे हो जो बाहर लगती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल। जब आप 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे इसको। 11th के अंदर सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, उसके अंदर टेंजेंशियल फोर्स होती है ये, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। अभी तुम्हें ये भी नहीं पता होगा टेंजेंट क्या होता है। पता है तुम्हें टेंजेंट क्या होता है? पता है? नहीं पता ना? हाँ, कोई बात नहीं। तो टेन, एक बच्चा लिख रहा है सर आपके पीछे भूत है। कहाँ है भाई भूत? बेटा देखो तो, देखो बेटा, वैसे तो मैं अंधविश्वास भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता दिन तक, रात को जैसे ही अंधेरा होता है तब थोड़ा बिलीव होने लगता है मुझे भी ना। ठीक है, नहीं बढ़ाना तुमने। हाँ, तो कोई बात नहीं, एक फोर्स होती है टेंजेंशियल फोर्स। अब इतना याद रखना कि जो सेंटर में अंदर धकेल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए आगे समझ में। इसका एग्जांपल क्या है? अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड स्वंग इन अ सर्कल, प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। अब इसके कुछ सवाल देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे सवाल बार बार पूछा गया, बहुत सारे स्कूल्स के पेपर के अंदर मुझे सवाल देखने को मिला है बेटा, ठीक है। कौन कौन सा सवाल देखने को मिला है? देखो, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सूरज पृथ्वी को खींचता है। अब बड़ा कौन है? बड़ा तो सूरज है, तो मूव कौन करेगा? जो छोटा होगा, तो मूव करेगा पृथ्वी। तो सवाल ये पूछ रहा है, इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन, यानी भैया ये सूरज है, ये छोटी सी पृथ्वी है, तो सूरज जब इस पे इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो ये अर्थ सूरज के अंदर क्यों नहीं चला जाता? भैया अंदर चले गया तो सब सुहा हो जाएगा, ये अंदर क्यों नहीं चला जाता? बताओ बताओ, अंदर क्यों नहीं चला जाता? कोई बता सकता है? देखो, अर्थ डज नॉट फॉल इनटू द सन बिकॉज इट कॉन्टिन्यूसली मूविंग अराउंड द सन, यानी वो एक तो कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच कीप्स अर्थ in the orbit. Due to the balance between earth motion and the sun's gravity, earth keeps on revolving. मैं समझाता हूं इसको अपनी आसान भाषा के अंदर। चलिए, यह है सूरज, यह है पृथ्वी बेटा। अब ये चक्कर काटेगा, अब समझना क्या होगा। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो कि सेंटर की तरफ आती है, ऐसे, है ना। और ये है क्या? ये फोर्स कहां है? ये फोर्स आ कहां से रही है? ये है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना, ठीक। तो यानी ये है एक प्रकार की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना कि अर्थ कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, तो यानी अर्थ के पास एक फोर्स और होती है जो कि इस डायरेक्शन में है ना। तो यानी एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है जो कि अंदर खींच रही है। तो इससे क्या होता है? अर्थ की जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाती है और अर्थ सर्कल में घूमता रहता है। अगर इन दोनों में से कोई भी फोर्स कम हो गई ना, तो पता क्या होगा? या तो अर्थ ऐसे घूमते 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 अंदर गिर जाएगा, है ना। अगर ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गई तो अर्थ ऐसे घूमते घूमते अंदर गिर जाएगा। और अगर ये घूमने वाली जो बाहर की खींचने वाली फोर्स है अगर वो कम हो गई तो पता क्या होगा? अर्थ ऐसे ऑर्बिट से दूर चला जाएगा, ऐसे दूर चला जाएगा। और फिर क्या होगा? हमारे प्लेनेट पे लाइफ खत्म हो जाएगी, दोनों ही केसेस में। क्योंकि अगर हम सूरज से ज्यादा दूर चले गए तो धूप नहीं आएगी, प्लांट्स नहीं आएंगे, और अगर हम सूरज के ज्यादा पास चले गए तो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दोनों केस के अंदर, दोनों केस के अंदर मृत्यु निश्चित है। दोनों केसेस के अंदर मृत्यु निश्चित है भैया। तो ये दो केसेस हैं, पर अर्थ एक ऐसी पोजीशन पे और ऐसी वेलोसिटी से वो घूमता है ना कि उसकी जो दोनों फोर्सेस हैं वो बैलेंस रहती हैं। क्या रहती हैं? बैलेंस रहती हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा? बेटा एक बार चैट में बता दो, फिर अपन आगे बढ़े। नहीं समझ आया? देखो बस इतना याद रखो, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। सूरज, अर्थ, सर्कल, ठीक है,
एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स है जो कि अर्थ की वेलोसिटी की वजह से आ रही है, और पता है वो किस डायरेक्शन में होती है, वैसे वैसे ना वो ऊपर की डायरेक्शन में यहां पर भी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो बस आप इतना समझ लो कि ये सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, इसलिए अर्थ मूव करता रहता है सर्कल में। बस इससे ज्यादा डिटेल में नहीं समझो, क्योंकि समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें, क्योंकि मेरा ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मुझे पृथ्वी, ग्रेविटी, इन सब चीजों से बहुत प्यार है। तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं इतना डीप में चले जाऊंगा कि तुम्हारे सबके मस्तिष्क में से आग निकलने लगेगी कि भैया क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि मुझे ये सब चीजें बहुत बड़ी पसंद है, स्पेस, है ना, ये सारी चीजें मेरा बड़ा कोर टॉपिक है, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना मैं तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ा दूंगा कि तुम कहोगे ओ भैया ये क्या बोल दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A stone and a earth attract each other with an equal opposite forces. Why then do we only see stone falling towards the earth but not earth rising towards the stone? बात सही है, क्यों? वही रीजन कि जो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है और स्टोन का जो मास है वो बहुत कम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, द स्टोन एंड अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। हाउएवर the mass of earth is extremely large as compared to the mass of stone. as a result क्या होता है कि जो stone मूव ज्यादा करता है और अर्थ मूव नहीं करता। मास इसका गेम है, जिसका मास ज्यादा होगा वो मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। भारी चीज मूव नहीं करेगी, हल्की चीज मूव करेगी। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप सॉल्व करो जल्दी। बताओ। The masses of earth, the mass of the earth is 6 into 10 raised to power 24 kg and the mass of moon is this. If the distance between the earth and moon is 3.84 10 raised to power 5 kilometer, calculate the force exerted by earth on the moon. इन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी आपको वो बताना है। तो फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें अगर अभी याद हो। अब देखो इन क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, ठीक है। अच्छा जी की वैल्यू यहां पर गिवन भी है, बट आपको याद भी होनी चाहिए थी, 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर -11, ठीक है। अब मासेस क्या है दोनों के बेटा, तो एक मास तो है कितना, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24, 10 रेज टू पावर 24, और मून का मास कितना है 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22, ठीक है, 10 रेज टू पावर 22। ये टेढ़ी कैलकुलेशन क्यों जा रही है भैया, कोई बात नहीं। और अब यहां पर ने तुम्हारे दिमाग ने एक बड़ी गलती करी है कैलकुलेशन करते टाइम। पता है क्या गलती करी है, जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का वो किलोमीटर में गिवन है, ध्यान से देखो, 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 5। बट हमें हमेशा फोर्स निकालते टाइम फोर्स न्यूटन में आती है। याद करो डिस्टेंस किस में लेना होता था, मीटर में लेना होता था। तो इसको किलोमीटर को मीटर में करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट होता है, पहले भी क्लासेस में बताया है, याद रखना, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 10 रेज टू पावर 3 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो कितना था ये 3.84, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.84 10 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8, ठीक है, क्योंकि पावर से ऐड हो जाती है 5 + 3, ठीक है। चलिए तो ये आ गया रेडियस। फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर यानी 3.84 का स्क्वायर, और 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, पावर में स्क्वायर क्या होती है, बोलो बोलो, मल्टीप्लाई। तो यानी क्या हो जाता है यहां पर, क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर, जल्दी बताओ, 10 रेज टू पावर 8 से आ जाएगा 16। चलिए अब आपको ये सॉल्व करना है बेटा, पूरा का पूरा सॉल्व करके बताओ। भैया क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी है, मैं खुद बोल रहा हूं कैलकुलेशन बहुत लंबी है। कैलकुलेशन यहां पर स्ट्रॉन्ग कर लो। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे कैलकुलेशन करनी रहती है। एक तो होता है ये पावर वाले
और एक होता है नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू। पावर वालों को अलग कर दो, न्यूमेरिकल को अलग कर लो। जैसे एक न्यूमेरिकल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इनको हमने अलग कर लिया। पहले पावर वालों को सॉल्व करो। 10 रेज टू पावर -11 प्लस 24 और ये क्या है प्लस 22। तो इनको पहले सॉल्व करो। 22 प्लस 24 कितना आ गया बेटा? 22 प्लस 24 46 -11 कितना आ गया? 35। तो यहां पर जब मैंने इन सबको सॉल्व करा तो ये आ गया 10 रेज टू पावर 35। नीचे कितना था? 10 रेज टू पावर 16। तो जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगी पावर, यहां पर 16 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 रेज टू पावर -16 है ना। तो यानी यहां पर 16 है, इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना? 10 रेज टू पावर। ये कैलकुलेशन बेटा बच्चों से नहीं हो पाती, इसलिए तुम्हें एकदम ऐसे लल्लू तरीकों से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 रेज टू पावर 19 आ गया। यस और नो? तो यानी 10 वाली मैंने टर्म्स को सॉल्व कर लिया। बचा क्या? बचा न्यूमेरिकल वैल्यूज। बचा क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू 6.76 7.4 और यह 3.84 का स्क्वायर। अब इसमें तुम्हें मेहनत लगानी पड़ेगी, इसका कोई और जोड़ इलाज नहीं है, इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। शोभित भैया की जॉब गई। शोभित भैया की नौकरी खा गए भैया। वाह बेटा वाह वाह। क्या आ रहा है बेटा? सॉल्व करो जल्दी, खुद से करो यार। 3.84 इंटू 3.84 कितना होता है? पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? इसको जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा? 14.7 आएगा क्या? कुछ 14.7 आना चाहिए आई गेस, है ना? है ना? ठीक है। ऊपर क्या है? ऊपर है 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो जल्दी से। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कुछ 297 आ रहा होगा, 297 पॉइंट कुछ आ रहा होगा शायद, है ना? अब क्या करोगे? अब इसको और इसको डिवाइड कर लोगे। 297 को 14 से डिवाइड कर लोगे, है ना? तो अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो। अप्रोक्सीमेशन में भी सॉल्व कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की बेटा कोई जरूरत नहीं होती। अप्रोक्स में सॉल्व कर लो, काम चल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन एग्जैक्ट में करी भी नहीं जाती। ठीक है, सॉल्व करने में कितना आ रहा है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अराउंड 20 आएगा, है ना? अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 20 कुछ आएगा, है ना? तो अप्रोक्सीमेटली मैं सॉल्व कर लिया, 20 कुछ आ गया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 20 इंटू 10 रेज टू पावर 19 न्यूटन। ठीक है। अब हाँ, ये थोड़ी वैल्यू आगे पीछे होगी, 20.5 होगा, 20.4 होगा, कुछ आगे पीछे वैल्यूज होंगी, बट इतना एग्जैक्टली कैलकुलेशन में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स की क्लास में नहीं है बेटा, हम यहां पर साइंस की क्लास में। राइट? सबका यही आया? $20.23 बच्चे लिख रहे 20.23। हाँ वही ना, तो 20.23 लिख लो यार। तुमने कैलकुलेटर खोला ना? सही बताओ, सही बताओ, कैलकुलेटर से कराना तुमने सॉल्व? हाँ हाँ, कराना तुमने? वरना इतनी एग्जैक्ट वैल्यू तो तुम्हारी नहीं आती। पकड़े गए। चलिए अगला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, देखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर ले। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। यानी ये जो दो, ये था m1, ये था m2, अब ये जो r था ना, इसको 3 गुना कर दिया है, यानी 3r कर दिया है। तो अब फोर्स पे कैसे इंपैक्ट आएगा? तो तुम खुद दिमाग लगाओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है g m1m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बट अब क्या होगा? अब r हो जाएगा 3r, तो यानी 3r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा g m1m2 बाय 9r स्क्वायर। ठीक है, 9r स्क्वायर। यानी अगर तुम ध्यान से देखो, पहले के मुकाबले पहले फोर्स क्या थी? पहले फोर्स थी ये जी m1m2 बाय आर स्क्वायर, ये थी पहले फोर्स। ये इस फोर्स के मुकाबले 1/9 टाइम, 1/9 देखो 1/9 है ना,
है ना, यानी फोर्स क्या हो गई है, फोर्स हो गई है 1/9। फोर्स हो गई है बेटा 1/9, याद रखेंगे। फोर्स क्या हो गई है 1/9। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे भाई डिस्टेंस बढ़ाया तो कितने गुना कम हो गई, 1/9, यानी 9 टाइम्स रिड्यूस हो गई। हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखो, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने दोनों मास को डबल कर दिया, यानी 2m1 कर दिया और 2m2 कर दिया, रेडियस मैंने आर ही रहने दिया, तो अब बताओ क्या होगा। तो अब हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू जी। अब देखो m1 क्या है, 2m1 इंटू 2m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, पहले फोर्स कितनी थी, ये थी, अब यहां पर 4 गुना हो गई, देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फोर्स कितनी हो गई 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 गुना हो गई। सही है। अगला, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एज वेल डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। यानी अब क्या करा है, मास को भी डबल करा है, ठीक है, 2m1 2m2, और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया है, 2r कर दिया है, 2r। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। ये देखो ये चैप्टर ना मैथ से बहुत रिलेटेड है, तो तुम्हारी मैथ्स ठीक रहनी चाहिए बेटा, ठीक है। डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर। क्या है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल चल रहा है। ठीक है जी, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4g m1 m2 बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4r स्क्वायर। अब देखो ये नीचे वाले 4 से ऊपर वाला 4 कट जाएगा, तो आंसर जो है वो वापस से सेम आ गया, यानी फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। यस, यस, नो चेंज। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम यार, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को डबल करा है, मास और डिस्टेंस को, तो जब डिस्टेंस भी डबल हो गया तो नीचे 4 आ जाएगा, 4/4 कट जाएगा, तो फोर्स सेम है, नो चेंज, इक्वल, नो चेंज। यस, यस बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और क्वेश्चन बताना मुझे। अब मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक मास को डबल कर दिया है, ठीक है, और डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया है, r/2 कर दिया है। अब बताओ कितना आएगा, जिसने चैट में दे दिया ना भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब बताओ फोर्स के साथ क्या होगा। ब्लैक स्क्रीन के लिख रहे हैं बच्चे हैं, कहां है ब्लैक स्क्रीन, मेरे को तो ना दिखाई दे रही बेटा। बताओ, बहुत बढ़िया। फोर्स इक्वल्स टू जी m1 इंटू 2m2, क्योंकि डबल हो गया एक मास, और देखो r/2 का होल स्क्वायर। अब अगर सॉल्व करोगे तो 2 तो यहां से बाहर आ जाएगा, जी m1 m2 डिवाइड बाय, अब ये कितना होगा देखना बेटा, r² बाय 4। अब जब कोई चीज नीचे डिवाइड में होती है ना, r² बाय 4, तो 4 ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, ये कहती है मैथ्स, मैं नहीं कहता मैथ्स। तो 4 ऊपर चला जाता है, तो 4 अब यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये एक 4 है, ये एक 2 है, तो ये फाइनली आ जाएगा 8g m1m2/r², यानी 8 गुना। कर रहे हो ना गलती, यही तो पकड़े गए तुम, 8 गुना, 8 गुना बेटा। ये देखो ना, r² बाय 4 है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये जो 4 है ना, ये ऊपर चला जाता है, ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाता है, ऊपर 2 था ही, चला गया, 8 गुना। यहीं पे तो गलती करी तुमने, मुझे पता था तुम करोगे, मेरे को तुम्हारी रक रक से वाकिफ हूं मैं, मुझे पता है तुम कहां गलती करते हो। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। बहुत बढ़िया, वही सवाल आ गया कि अब क्या होगा अगर मैं दो बॉडीज के डिस्टेंस को हाफ कर दूं बेटा, m1, अब इसको मैं नहीं करा रहा, खुद से कर लो, r/2 कर दिया है, आंसर बताऊंगा बस मैं, आंसर होगा 4 टाइम्स। अब तुम खुद चेक करना कैसे आएगा, खुद से चेक करना।
ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है मूर्ख, इसी से पेपर में आता है सवाल। ठीक है, 4 गुना होगा, चेक करना। अभी मैंने बताया आपको कैसे करना है। आर स्क्वायर बाय 4 होगा, 4 ऊपर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यस चलिए अगला क्वेश्चन। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मास ऑफ टू बॉडीज आर 80 kg एंड 200 kg एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। वाह बेटा, ये तो बहुत सिंपल सवाल आ गया। ठीक है, हमें बस क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, जी 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 की वैल्यू क्या होती है बेटा। अब अगर तुम्हें याद नहीं है तो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं ये बताओ। अगर तुम्हें अब भी याद नहीं है बेटा, इस वैल्यू को ना अपने माथे पे चिपका लेना, इस वैल्यू को ना अपने माथे पे चिपका लेना। इस वैल्यू को ऐसे करना, इसको चिपकाओ, है ना, और ऐसे अपने ऐसे चिपका लो यहां पर। जब तक तुम्हें कल तक याद नहीं होता ना, ऐसे चिपका के घूमो। मम्मी पापा देख रहे हैं बेटा क्या हो गया, मम्मी पापा ऐसे याद करूंगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 याद रखेंगे। चलिए 6.7 भी यूज कर सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन, है ना। 6.7 भी यूज कर सकते हैं अपन फॉर इजी कैलकुलेशन। कहां गया सवाल, हाँ ठीक है। 10⁻⁻11 जी। m1 कितना है, m1 है 80, m2 है 200, डिवाइड बाय r स्क्वायर यानी 36, 6 का स्क्वायर 36। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, अब वही कैलकुलेशन चलेंगे यहां पर, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं बेटा। 8 से कटता है क्या, नहीं, कितने से जाएगा, 100। करो भाई करो, शकल काहे देख रहे हो मेरी, सॉल्व नहीं करोगे क्या, है? सॉल्व करो ना बेटा, तो मेरी शकल काहे देख रहे हो, बताओ भाई। मेरी शकल देख रहे हैं बैठ के, माना स्मार्ट हूं पर इतना भी नहीं हूं यार। ठीक है, 3 से काट लेते हैं इसको, या 9, 3 से काट लेते हैं, आ जाओ। 3.2, नहीं एक मिनट, 2.2, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 3, एक और बार डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.7, 0.7 कुछ आ जाएगा, 0.73 कुछ आएगा, 0.73। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बेटा। सॉल्व करो भाई, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो यार, ऐसे लग रहा है कि भैया वो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो यार, सॉल्व कर लो प्लीज यार, प्लीज बेटा। 2.92, 2.92, और यहां पर जीरो कितने, 1 0 2 0 3 0, 3 0, और यहां पर कितने थे, यहां पर थे -11, तो -11 + 3 कितना होता है, -8। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्या ऐसा कुछ आ रहा है सबका क्या ऐसा कुछ आ रहा है सबका। लास्ट में क्या करा भैया, देखो मैंने नॉर्मल वैल्यूज को सॉल्व कर लिया, लास्ट में मुझे पता है 1 0 2 0 3 0, यानी ये है 10⁻3। 10⁻3 के साथ मैंने क्या करा, 10⁻⁻11 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो आता है क्या, 10⁻⁻8। ठीक है जी, सॉल्व ही नहीं हुआ। ए यार तू कैलकुलेशन में हार मान जा रहा है ना। रॉन्ग है, क्या आ रहा है आंसर बताओ, क्या आ रहा है आंसर, 2.97 आ रहा है। अरे यार इतनी छोटी मोटी चीजों के लिए मत बोला करो मुझे, या ही नहीं। वाह बेटा वाह, यही होगा आसपास में, यही आएगा बेटा आसपास में, यही आंसर आना है। चलो चलो, बच्चे कह रहे हैं 2.97 होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, इस चैप्टर में कैलकुलेशन अपनी माफ रहती है। तो ऐसा ही एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं होमवर्क में, जो कि आपको एक करना है, ये आपका एक होमवर्क है। क्या क्वेश्चन है, what is the magnitude of the gravitational force between earth and 1 kg object on a earth surface। यानी चिंटू लाल अर्थ के सरफेस पे खड़ा है और अब वो 1 किलो का बन चुका है। अब तुम पूछोगे 1 किलो का कैसे बना है, तुम्हें याद है पिछले चैप्टर, फिजिक्स के पिछले चैप्टर में क्या हुआ था,
चिंटू लाल ने छलांग लगाई थी तब वो 1 किलो का है लोटे के अंदर। नहीं भाई, चिंटू लाल मेरा दोस्त है, उसके बारे में बात नहीं। ठीक है, 1 किलो, 1 किलो, ठीक है। अब सवाल ये है, अब ये तो पृथ्वी के सरफेस पे है, तो तुम बोलोगे भैया फॉर्मूला होता है फोर्स का G m1m2/r²। यहां पे डिस्टेंस तो 0 है, तो आंसर तो आएगा ही नहीं। मैंने कहा तुम गलत सोच रहे हो बेटा, मैं बताता हूं कैसे। हमेशा ना डिस्टेंस सेंटर से काउंट करते हैं, पृथ्वी के सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो तुम्हें पता है पृथ्वी का जो रेडियस होता है, अर्थ का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये हमें गिवन है। तो यानी आर की वैल्यू तो ये होगी, मास की वैल्यू एक तो 1 kg है और दूसरी की हमें क्या दी गई है, दूसरी की हमें ऑलरेडी दे रखी है, अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24। जी की वैल्यू आपको अब तो याद हो गई होगी, है ना, पन्नी चिपकाई थी ना सिर पे। अब तुम सॉल्व करोगे इस कैलकुलेशन को, ठीक है। जस्टिस फॉर चिंटू लाल, ये तुम्हारी कैलकुलेशन का काम है बेटा, और कोई कैलकुलेटर अगर किसी ने इस्तेमाल करा उसको बद्दुआ दे दूंगा अभी। सुनो, अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करा तो श्राप है, इस चैप्टर में नंबर कटेगा तुम्हारा यूनिट टेस्ट में या फिर हाफ ईयरली में। पीके भैया का श्राप है ये, देख लेना, देख लेना। अगर तुमने इस सवाल में कैलकुलेटर निकाला तो नंबर तेरा गया। चलो कर लेना। आ जाओ, आज के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, देन वी विल एंड टुडेस क्लास, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यानी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि पता है बहुत सारे इवेंट्स हैं, नेचुरल इवेंट्स, जो कि इस लॉ की वजह से होते हैं। जैसे कि एक इवेंट मैं आपको बताता हूं, जो कि है द फोर्सेस दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ। हम अर्थ पे चल क्यों पाते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, चंद्रमा हमारे चारों तरफ क्यों घूमता है, ग्रेविटेशन की वजह से। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड क्यों मोशन लगाता है अर्थ, ग्रेविटेशन की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने एक चीज सुनी है टाइड, क्या तुमने सुना है, क्या तुमने सुना है, द टाइड्स ड्यू टू मून। सी के अंदर ऐसे लहरें आती हैं, ऐसे लहरें, ऐसी लहरें, है ना, ऐसी लहरें, ऐसी लहरें, है ना, टाइड। रात को टाइड आते हैं, दिन में नहीं आते, क्यों, कभी सोचा है, मैं बता। रात को क्या होता है, रात को क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, तो क्या होता है ना, ये ऐसे घूमते 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 दिन में, मतलब रात को, सॉरी, रात को जो चंद्रमा होता है ना, वो अर्थ के नजदीक आ जाता है, अर्थ के नजदीक आ गया, दिन में तो दूर है, रात को अर्थ के पास आ गया, इसी वजह से हमें विजिबल होता है, तो अर्थ के एकदम करीब आता है। तो जब अर्थ के वो पास आता है ना, तो तुम्हें पता है जितना कम डिस्टेंस होगा मून और अर्थ के बीच में, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो यानी वो मून ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब पृथ्वी तो हिलती नहीं है क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो क्या हिलता है, समुंदर का जो पानी है वो पानी ऊपर की तरफ ग्रेविटी की वजह से बाहर आता है, और इसलिए तुम्हें रात को लहरें ज्यादा महसूस होती हैं। समझे, समझे, यानी जो टाइड्स आ रही हैं दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। रात को मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें टाइड्स, यानी अरे ये क्या आ गया है ना, हमें क्या महसूस होता है, हमें महसूस होता है हाँ, समझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है भैया मैं तो टाइड से कपड़े नहीं धोता, मैं तो निरमा से धोता हूं। बेटा ये वो वाली टाइड नहीं है तेरी साबुन, ये टाइड आज ब्लू है पानी पानी, वो वाली टाइड है यार तुम क्या गलत लोग हो। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशन लॉ के, ठीक है, तो याद रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा अगला टॉपिक है। अच्छा, ये मैंने स्काई डाइविंग करी थी यार, मैंने स्काई डाइविंग करी थी, तो स्काई डाइविंग में मैं हूं, मैं तुम्हें पहचान में नहीं आ रहा हूँ बट मैं हूं, और मैं कूद रहा हूं एक बहुत बड़े प्लेन से, एक ऊंचे प्लेन से मैं कूद चुका हूं, है ना, तभी तो डर नहीं लगता प्लेन से कूद चुका हूं मैं। तो इसमें भी क्या था कि मेरे ऊपर मुझे अट्रैक्ट कौन कर रहा था, मुझे नीचे से खींच रहा था कौन, पृथ्वी, ग्रेविटी, ग्रेविटी मुझे खींच रहा था, उस वजह से मैं नीचे की तरफ जा रहा था।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी तक का जितना पढ़ा फेंक रहे हो। अभी तुम बेवकूफ हो गए यार, दिख नहीं रहा है मैं हूं, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा शक्ल ऐसी डरी हुई सी लग रहा हूं मैं, थोड़ा सा डरा हुआ सा लग रहा हूं, पर ये मैं ही हूं। अरे भाई ये मैं ही हूं भाई यार, तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा। इसकी वीडियो है बेटा, रुक तेरे को वीडियो दिखाऊंगा, एक पूरी वीडियो है मेरी ऐसे कूदते हुए की, पूरी वीडियो बनाई थी भाई। यहां पर कैमरास लगे हुए थे, कैमरा भी था यार, कैमरा था भाई, एक कैमरा लगा था और उसमें पूरी वीडियो। पहले पूछा भी था, पता है क्या पूछते हैं पहले, पता है आपको क्या पूछते हैं कैमरे में? सो आर यू विलिंग टू गो एट योर ओन चॉइस एट योर ओन रिस्क। ये पूछते हैं कि अपनी रिस्क पे जा रहे हो ना, साइन कर दो, अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी। मैंने कहा भैया कुछ हो गया, पापा मम्मी के नाम पे क्या है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस है, मेरा नहीं है। तो मतलब ये सब करवाते हैं ये लोग। चल बहुत बढ़िया, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। यहां की क्लास खत्म होती है जब न्यूटन ने बोला हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो वो मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पाई, पूछता है भारत। जवाब मांगता है भारत। है भाई, न्यूटन भैया अगर मुझे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे दर्द उनके सामने रखूंगा कि भैया आप बोलते हो कि सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो तो मुझे अट्रैक्ट करती है पर मैं उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं, पूछता है भारत। बताइए, ठीक है। मैं पूछूंगा न्यूटन भैया से, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्तों, मैं तुम्हारे आवाज उठाऊंगा और मैं बोलूंगा न्यूटन से कि न्यूटन सुनो मेरी बात, बताओ क्या है सच्चाई। चलो चलो यहां पर इस क्लास को एंड करते हैं, है ना, और कल मिलते हैं, कल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं एंड आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चैप्टर छोटा है, शायद 4 लेक्चर का वो है, 5वां लेक्चर डाउट सॉल्विंग होगा, 4 लेक्चर का है पूरा का पूरा चैप्टर, समझ रहे हो, छोटा लेक्चर है, मतलब छोटा चैप्टर है ना। फ्लूइड वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मेनली ग्रेविटेशन से ही आते हैं, मैं बताता चलूंगा, मतलब इजी है, इजी बीजी चैप्टर है, उतना दिमाग नहीं लगेगा, इजी बीजी चैप्टर है, हो जाएगा। चलिए ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, लव यू ऑल, जाओ एंजॉय करो, मैं भी जाता हूं, पर मैं एंजॉय कहां कर पाऊंगा। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। और नोट्स बना लेना, एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, डेली लाइव क्लास लेना, अगर तूने अब लाइव क्लास मिस करी ना, ये कैमरे में घुस के मारूंगा मैं, ठीक है, चलो बाय।